Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to first FCA online chapter wise test. MCQ number 8, 8, 9, 18, 19, 28, 29, 38, 39 इस सीक्वेंस जो है ये फिजिक्स का है। MCQ नंबर 8 जो है ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू टू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड टर्न वेस्ट एंड ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड द चेंज इन इट्स वेलोसिटी विल बी। सिंपल, आपने इसको ड्रा करना है। आपको पता है कि भाई नॉर्थ वेस्ट वगैरह कहाँ पे हैं, तो नॉर्थ की तरफ ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, फिर ये वेस्ट की तरफ आ रहा है। क्लियर, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इस तरफ, वेस्ट इस तरफ। 20 20। एक बात याद रखें, जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों, और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो दोनों वेक्टर्स का, तो जो आंसर होगा वो इसके √2 टाइम्स होगा। जो आंसर होगा वो इसके √2 टाइम्स होगा। √2 टाइम्स जो है, √2 जो है वो एक्चुअली 1.4 के इक्वल है। चलिए 1.5 कर दें फॉर एग्जांपल। तो अगर ये 20 है, ये 20 है, तो ये इसके 1.5 टाइम्स होगा। या चलिए मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। 20 का हाफ क्या है? 10 प्लस 20, तो ये आंसर 30 होगा। 30 से थोड़ा सा कम होगा। 20 दिस इज ये थोड़ा सा 30 से कम होगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अगर 50 है, यहाँ पे 50 है, तो 50 का हाफ क्या है? 25 प्लस 50 75 से ये आंसर थोड़ा कम होगा, या 50 √2 होगा। क्लियर? ओके, आसान MCQ है। MCQ नंबर 9 MCQ जो है, दैट इज 2 वेक्टर्स A and B lie in a plane, another vector C lies outside this plane, then the resultant of these vectors A plus B plus C। दो वेक्टर्स एक प्लेन में है, एक वेक्टर प्लेन से बाहर है। तो याद रखिए, जब भी वेक्टर प्लेन से बाहर हो जाए तो उसका रिजल्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। जब भी वेक्टर प्लेन से बाहर हो जाए उसका रिजल्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। सो A plus B plus C कैन नेवर बी ज़ीरो। MCQ number 18, if the resultant of two forces has a magnitude smaller than the magnitude of larger force, the two forces must be। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड उसका रिजल्टेंट लार्जर फोर्स से जो है वो कम आ रहा है, उसका रिजल्टेंट लार्जर फोर्स से कम आ रहा है। दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स का रिजल्टेंट लार्जर फोर्स से कम आ रहा है। आप क्या कह सकते हैं कि इनके दरमियान एंगल क्या है, या क्या ऑप्शन ठीक हो सकता है? इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, एंड दैट इज MCQ नंबर 18। एक वेक्टर ए को मैंने 5 ले लिया है, फॉर एग्जांपल B को 2 ले लिया है, एंगल 180 है। एंगल 180 होगा तो इसका रिजल्टेंट स्केलर सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। एंगल 180 होगा, रिजल्टेंट स्केलर सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। सो A इज 5, B इज 2, 5 - 2 3। तो चेक करें, रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वो लार्जर फोर्स से छोटा है, रिजल्टेंट लार्जर फोर्स से छोटा है। और याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में होगा जिसमें एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। क्लियर? गुड। फॉलोइंग सेट ऑफ 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी ज़ीरो। तो याद रखें इसको। आप इस किस्म के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? 10 प्लस 10 से क्या आएगा? 20। 10 - 10 से क्या आएगा? 0। तो ये आंसर 0 और 20 के बीच में है, तो ये पॉसिबल है। 10 और 10 से 20 आ गया है, 10 और 10 - 0, 0 और 20, तो 20 उसमें है, तो ये भी पॉसिबल है। 10 और 20 से 30 आ गया है, 10 और 20 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 23 इसके बीच में मौजूद है। तो ये तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं। ये 10 प्लस 20 30, और ये क्या है? 40। तो 40 30 से बाहर है, यहाँ पे 0 आने का कोई चांस नहीं है। क्लियर? सो D इज द बेस्ट आंसर। ओके, इसके बाद है अ पर्सन गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर ईस्ट, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। सिंपल, 10 किलोमीटर आप नॉर्थ की तरफ जाएं, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाएं, और पिथागोरस थ्योरम के जरिए आपके पास आंसर 22.36 आ जाएगा। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। चेक करें, 2 और 2 से क्या आएगा? 4। 2 और 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 और 4, 2 यहाँ इसके बीच में है, ये दे सकता है। 1 + 1 2, 1 - 1 0, 0 2 के बीच में 2, तो दे सकता है। 1 + 3 4, 3 - 1 2,
3 और 2 और 4 के बीच में 2 है, ये तीनों दे सकते हैं। इसको देखते हैं, 4 + 1 5, 4 - 1 3, तो 5 और 3 के बीच में 2 नहीं है। ये वो आंसर है जिससे 2 रिजल्टेंट कभी भी नहीं आ सकता है। अच्छा 38, 3 concurrent forces of the same magnitude are in equilibrium। एक क्वेश्चन है, आपने बताना है कि भाई इन फोर्सेस के दरमियान एंगल क्या पॉसिबल है और क्या तरीका हो सकता है। तो सिंपल इसका आंसर जो है दैट इज़ द ऑप्शन बी। चेक करें, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स, इसके दरमियान एंगल जो है 120, इन दोनों के दरमियान एंगल 120 है, इन दोनों के दरमियान एंगल 120 है। अब इसका रिजल्टेंट देखते हैं कि ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं कि नहीं। इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब इसका रिजल्टेंट 0 के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब इनका रिजल्टेंट 0 के बराबर होगा। तो दिस इज वेक्टर नंबर ए। अब हेड ऑफ द फर्स्ट, टेल ऑफ द सेकंड, इसका टेल यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा, क्लियर, ये बन जाएगा, ओके। और फिर ये जो है सिंपल, क्लियर, ओके। मैं इसको थोड़ा सा सही ड्रा करता हूँ, चेक करें। वेक्टर नंबर ए, दिस इज वेक्टर नंबर ए, ओके, दिस, एंड नाउ वेक्टर नंबर बी जिसका टेल ये है और हेड ये है, तो ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, क्लियर। वेक्टर नंबर सी जो है इसका टेल ये है और हेड ये है, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। तो इससे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन इन वेक्टर्स का आपस में जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री, क्लियर। सो 120 डिग्री इक्विलेटरल बी इज द करेक्ट आंसर। द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस, वेक्टर डिफरेंसेस, इन दैट केस द फोर्सेस। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो वेक्टर्स हैं, उनका सम परपेंडिकुलर है उनके डिफरेंस के। a + b इज परपेंडिकुलर टू a - b। तो दो वेक्टर्स जब भी परपेंडिकुलर होंगे उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो डॉट आ गया है, a डॉट b, b डॉट a, b डॉट b। वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो ये दोनों से आंसर स्केलर आएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, कैंसिल हो जाएंगे। a² एंड b² √ a is equal to b. So simple, the best answer is are equal to each other in magnitude. A is the best answer. MCQ number 48. Two forces of 12 Newton and 8 Newton act on a body. The resultant of this force is the maximum value. मैक्सिमम वैल्यू आपसे जब भी मांगा जाए दोनों को जस्ट ऐड कर दें। मैक्सिमम वैल्यू जब भी मांगी जाए दोनों को जस्ट ऐड कर दें। Two equal forces act on a point inclined to each other at angle of 120 degree. The magnitude of their resultant is, याद रखें जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री हो, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री हो और रिजल्टेंट भी उनके इक्वल हो, तो याद रखें। अब जैसे मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, दिस इज़ वेक्टर ए, फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड p है और इसका एक और वेक्टर के साथ एंगल 120 है, क्लियर। ये वो 120 डिग्री वाला वेक्टर है, क्लियर। इसको उठा के इसका टेल मैं यहाँ पे ले आया हूँ, क्लियर। ये रहा दूसरा, हेड टू टेल रूल के जरिए रिजल्टेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब जो रिजल्टेंट आ गया है, रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड b इन तीनों के इक्वल है। आपने बताना है कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा, तो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री होगा। ये MCQ ईटा में आया है, आप इसको ऐसे सीखेंगे। जब भी दो वेक्टर्स रिजल्टेंट के बराबर हों, इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। एंगल दो इक्वल वेक्टर्स के दरमियान 120 डिग्री है, रिजल्टेंट क्या होगा, वही होगा। अगर ये 10 है, ये 10 है, एंगल 120 है, रिजल्टेंट भी 10 होगा। अगर 10 10 10 है तो एंगल क्या होगा, 120 डिग्री, क्लियर। सो इसका जो आंसर है सिंपल, इसका जो आंसर है दैट इज P इज द बेस्ट आंसर। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज दिस, द ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस A। MCQ नंबर 58, MCQ नंबर 58 चेक करें। ये रहा B क्रॉस A। B क्रॉस A से जो वेक्टर आएगा वो
इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों से जो रिजल्टन आएगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो जब वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो अब यहाँ से जो वेक्टर आ जाएगा, जैसे सी आ गया है और ये ए डॉट सी है। अब ये सी ए के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब भी ये परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। सो इसका आंसर जो है दैट इज 0 इज द बेस्ट आंसर, बी। अच्छा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सी का रिजल्टेंट है तो सी ए के भी परपेंडिकुलर है, सी बी के भी परपेंडिकुलर है, सी ए प्लस बी, इससे जो आंसर आएगा वो उसी प्लेन में होगा, ए प्लस बी उसके भी परपेंडिकुलर है। लेकिन सी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि ए क्रॉस बी के पैरेलल है। क्लियर? ओके। एक और क्वेश्चन दैट इज 68, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी प्लस क्यू एंड पी क्रॉस क्यू। पी प्लस क्यू एंड पी क्रॉस क्यू, इनके दरमियान एंगल क्या है? तो चेक करें, सिंपल, जो दिस इज P एंड दिस इज फॉर एग्जांपल Q। क्लियर? ये P है, ये Q है, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इसी प्लेन में होगा, दैट इज R फॉर एग्जांपल, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। आप चेक करें, ये पेन जो है, आपको पेन जो नजर आ रहा है, ये एक्चुअली दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है और R जो है वो इनका सम है। तो R और रिजल्टेंट जो क्रॉस प्रोडक्ट से आया है इसके दरमियान एंगल 90 बन रहा है। जब इसके दरमियान एंगल 90 होगा तो इसका यही एंगल आपसे पूछा है ना, तो एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री। क्लियर? सो P प्लस Q और P क्रॉस Q के दरमियान एंगल क्या होगा, π/2, मिस्टेकनली ये 2/π है, दिस इज π/2। अच्छा, अगर ऐसा MCQ आ जाए कि P प्लस Q डॉट P क्रॉस Q से क्या आया तो आंसर इज 0। अगर कहीं आगे चल के ऐसा MCQ आए P प्लस Q डॉट P क्रॉस Q से क्या आंसर आएगा तो 0 आएगा। अच्छा, 3 वेक्टर्स MCQ है, MCQ number 69, 3 vectors A, B, C satisfy the relation A dot B is equal to 0, A dot C is equal to 0, the vector A parallel is this। तो सिंपल इसको समझने के लिए आप इस तरह करें, आसानी से A डॉट B, A का B के साथ 0 और A का C के साथ, मतलब A दोनों के परपेंडिकुलर है। तो आसानी के लिए इसको ऐसे कर देंगे, I डॉट J 0, I डॉट K 0, I इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर, हमें पता है। अब J क्रॉस K, इससे जो आंसर आएगा वो I होगा। तो इसका मतलब है कि I इज पैरेलल टू I। देखें, A डॉट B 0, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ट्रांसलेट कर दिया है, I डॉट J इज इक्वल टू 0, A डॉट C इज इक्वल टू 0, I डॉट K इज इक्वल टू 0। इन दोनों के A परपेंडिकुलर है, I दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि J क्रॉस K, या क्वेश्चन में पूछा गया है B क्रॉस C इज पैरेलल टू A। I की जगह मैंने I लिया है, तो ये सिंपल J क्रॉस K जो है वो पैरेलल होगा I के, और आंसर हमारे पास आ जाएगा। Clear? So A is parallel to B cross C. Light year is the unit of distance. What is the SI unit of permeability? Clear? Henry per meter, Tesla per मीटर पर एम्पेयर, वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अगर आपको MCQ आज इसमें आपको परमेबिलिटी का यूनिट आपको मालूम नहीं है तो आप इसको आसानी की खातिर किसी भी दो ऑप्शन को कंपेयर करें, अगर दोनों ऑप्शन से आंसर सेम आए तो समझें ऑल ऑफ द अबव यूनिट्स आर करेक्ट। बजाय इसके कि आप परमेबिलिटी के यूनिट को फाइंड करें फिर इन तीनों को उसके साथ कंपेयर करें, तो इस चीज़ को लेंथी बनाने की बजाय आप ऑप्शन ए लें जल्दी से। क्लियर? ये हमने ऑप्शन ए लिया है, हेनरी पर मीटर। टेस्ला, ये ऑप्शन बी है, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ये ऑप्शन सी है, वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। मैंने तीनों किए हैं, आप किसी भी दो को कंपेयर करें और अगर आंसर उससे सेम आया देन ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। हेनरी फैराडे लॉ की मदद से इसका यूनिट क्या है, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। यहाँ पे आ गया है वोल्ट किसके बराबर है, वाट पर एम्पेयर के बराबर है। बाकी चीज़ें अपनी जगह पे आ गई हैं। वाट किसके बराबर है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब।
बाकी चीज़ें अपनी कटिंग हो गई और ये चीज़ आ गई है। अच्छा, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, टेस्ला बराबर है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर के। मीटर एम्पेयर अपनी जगह पे आ गया है, मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो गया है, ये और ये दोनों सेम है, तीसरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट इसको सॉल्व किया है। और वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर है, एम्पेयर मीटर टेस्ला, और ये चेक करें टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, ये आपको ऑलरेडी दिया है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यूनिट ऑफ L by R is MCQ number 88, MCQ number 88, unit of L by R is, unit of L by R is, unit of L by R is, तो सिंपल चेक करें, ये रहा L by R, फेराडे ला EMF इज इक्वल टू दिस, ये सेल्फ इंडक्शन की इक्वेशन है, L को एक साइड पे करें, ये आ जाएगा, हमें पता है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, वोल्ट बाय एम्पेयर ओम लॉ की मदद से किसके बराबर है, आर के बराबर है। क्लियर? सो एल इज इक्वल टू आर सेकंड, एल बाय आर इज इक्वल टू सेकंड। एमसीक्यू है कि डायमेंशन ऑफ एल बाय आर इज सिमिलर टू डायमेंशन ऑफ टाइम। एमसीक्यू है डायमेंशन ऑफ एल बाय आर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ जो टाइम कांस्टेंट है। MCQ है डायमेंशन ऑफ R बाय L इज इक्वल टू 1 बाय सेकेंड, तो फ्रिक्वेंसी के इक्वल आ गया है। तो ये कुछ MCQs हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। क्लियर? ओके, 89 द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लांक्स कांस्टेंट इज, डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लांक्स कांस्टेंट इज, प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट जो है दैट इज जूल सेकंड। जूल अपने आपको याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए। जूल की जगह मैंने पुट कर दिए ml स्क्वायर टी स्क्वायर, टी के साथ कैंसिल, सो ml स्क्वायर टी माइनस 1। क्लियर? सो C इज द करेक्ट आंसर। डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पल्स इज सिमिलर एज डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंटम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट? सो MCQ नंबर 99 चेक करें, ये ऑप्शन ए है जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल बराबर है न्यूटन मीटर, और ये न्यूटन पर मीटर आ गया, सरफेस टेंशन की बात आ गई, लेकिन वो हमसे प्रेशर मांग रहे हैं। दूसरा ऑप्शन मैंने चेक किया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? हमें ये लाना है, और ऑप्शन है जूल पर मीटर क्यूब। हाँ, ये ऑप्शन अब सही है, न्यूटन मीटर, मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे किस तरीके से, मुझे यहाँ पे कमी फील हो रही है कि जूल ऊपर है, लेकिन अगर मीटर क्यूब हो जाए तो फिर तरीका क्या हो जाएगा, वो जो हमसे मांगा गया है हमें वो मिल जाएगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 108 बहुत से बुक्स में आया है, ये एकेडमीज की बुक्स में। डायमेंशन ऑफ ए, हम इसको आसान तरीके से समझते हैं। क्लियर? चेक करें, ये क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, PB दिस एंड दिस। डायमेंशन रूल ये है, एक तरीका ये है कि भाई इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर है। क्लियर? और एक और तरीका, इसका जो डायमेंशन है वो इसका भी है, इसका जो डायमेंशन है वो इसका भी है, इसका जो डायमेंशन है वो इसका भी है, इसका जो डायमेंशन है वो इसका है, तमाम का डायमेंशन आप इसमें बराबर है। तो मैं आसानी की खातिर डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ PV, वी के साथ कैंसिल, A बाई वी, PV, वी इधर आ गया है V स्क्वायर, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, और सिंपल ये आ गया है। क्लियर? अब हम इसको पलट देंगे तो न्यूटन मीटर 4, MLT माइनस 2L 4 एंड A इज इक्वल टू ML 5 T माइनस 2, A इज द बेस्ट आंसर। क्लियर? ओके, 109 of the following quantity which one has dimension different from the remaining 3? Energy per unit volume, force per unit area, product of voltage and charge per unit volume, and angular momentum per unit volume. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का आप फाइंड करेंगे। क्लियर? सिंपल चेक करें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो जूल पर मीटर क्यूब। क्लियर? जूल, दिस इज जूल पर मीटर क्यूब। फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन। क्लियर? मैंने आपको बताया था आपने इसको ऐसे कंपेयर करना है। क्लियर? डिफरेंट आपने, तो ये दोनों देखते हैं। सी जो है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा ये जरा चेक करें,
पहले ये ज़रा चेक करें, न्यूटन मीटर मीटर क्यूब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि पहले दो डायमेंशन तो सेम है, पहले दो डायमेंशन तो सेम। हमारा आंसर या सी है या डी है। चलिए सी निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू चार्ज, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो वोल्ट डॉट क्यू डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। आप सिंपल इसकी जगह पुट कर देंगे पावर, इसकी जगह सिंपल आप एक इक्वेशन जो है वोल्टेज इज इक्वल टू जाउल पर कूलम। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा जाउल पर कूलम एंड दिस इज कूलम, दिस इज मीटर क्यूब, कूलम कूलम के साथ कैंसिल, जाउल पर मीटर क्यूब। ओ सी भी वही है, इसका मतलब है कि डी इज द डिफरेंट। अब ऐसा ना हो कि आप लोग डी सॉल्व करने बैठ जाएं, डी इज द करेक्ट आंसर। The quantities A and B are related by the relation m is equal to A by B, m is the linear density and A is the fourth dimension of B. चेक करें, ये एक MCQ है। m is equal to A by B, B is equal to A by m। हमें B का डायमेंशन चाहिए, A न्यूटन के बराबर है फोर्स, और ये जो m आपको नजर आ रहा है दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। तो मास पर यूनिट लेंथ डबल नीचे है, ऊपर आ जाएगा मीटर, और ये केजी आ जाएगा, न्यूटन मीटर पर केजी। न्यूटन की जगह मैं पुट करूंगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी के साथ कैंसिल, एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। ये लेटेंट हीट के बराबर है। ये डायमेंशन जो है दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट। ओके नाउ द इक्वेशन ऑफ द वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा x by v minus k, where ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी। द डायमेंशन ऑफ k इज, डायमेंशन ऑफ k मालूम करना है। प्यारी सी इक्वेशन है, चेक करें, याद रखें y का जो डायमेंशन है, y डिस्टेंस है, वो डायमेंशन a का है। ये पूरा साइन फंक्शन है। क्लियर? और इसके साथ ये जो लिखा है ये दिस इज ओमेगा टी, ओमेगा अपनी जगह पे है, दिस इज टी। इसका मतलब है ये जो चीज़ है ब्रैकेट, ये तमाम ब्रैकेट जो है ये बराबर है टी के। अच्छा, जो इसका डायमेंशन है वो भी ये है, और जो इसका डायमेंशन है वो भी ये है। तो इसका मतलब है कि k का डायमेंशन क्या है, दैट इज टाइम। k का डायमेंशन क्या है, दैट इज टाइम। द डायमेंशन ऑफ क्वालिटी L बाय आर सी वी, L बाय आर सी वी इज। क्लियर? तो ये डायमेंशन भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, L बाय आर सी वी। L बाय आर अभी हमें पता चला है कि भाई ये किसके बराबर है, ये t के बराबर है। क्लियर? और सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटर की इक्वेशन के मुताबिक वो Q के बराबर है। सो चार्ज पर यूनिट टाइम, सो ये 1 बाय एम्पेयर के बराबर होगा। क्लियर? ये 1 बाय एम्पेयर के बराबर होगा, एम्पेयर इनवर्स इससे आ जाएगा। क्लियर? सो इससे क्या आ जाएगा, एम्पेयर इनवर्स आ जाएगा। क्लियर? इससे एम्पेयर इनवर्स आ जाएगा। So C is the correct answer. If velocity v, acceleration and force F are chosen as fundamental quantities, then dimension formula of angular momentum in terms of this. So angular momentum का जो फार्मूला है R क्रॉस P हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ, और मोमेंटम का आपस में जो रिलेशन है वो उससे Ft के बराबर है। R S इज इक्वल टू VT आ गया है, F अपनी जगह पे आ गया है। मुझे R नहीं चाहिए क्योंकि उसने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया है कि भाई फाइनल इक्वेशन में सिर्फ F होना चाहिए, V होना चाहिए और एक्सेलरेशन होना चाहिए। मैं बाकी तमाम चीज़ें जो होंगी वो उसको क्या करूँगा, उसको रिमूव करूँगा, और उसको रिमूव करके मैं क्या करूँगा, सिर्फ जस्ट V F और A को छोड़ दूँगा। क्लियर? सो सिंपल, ये R, ये P F T, अच्छा VT टी स्क्वेयर, V अपनी जगह पे, T की जगह पे V बाई A इज इक्वल टू V बाई T इज इक्वल टू V बाई A। सो V क्यूब दिस एंड दिस इज द आंसर, दिस इज 129। ओके, 138। डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वांटिटीज आर द सेम। क्लियर? तो वर्क, एनर्जी, फोर्स नो, वेलोसिटी, मोमेंटम, इम्पल्स नो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम नो। If these three are known, so
D is the yes and the possible answer. Pressure, stress, coefficient of elasticity. The physical quantity that has no dimension. Strain. Given that v speed r is the radius and g is the acceleration due to gravity, which of the following is dimensionless? चेक करें, v स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर 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 स्क्वायर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. Percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. How much will be the maximum error in the estimation of kinetic energy? आप सिंपल काइनेटिक एनर्जी लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, एम में परसेंटेज कितना है 2, स्पीड में 3 है लेकिन 3 के ऊपर 2 है, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8 इज द आंसर. अच्छा, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, दैट इज 158. 12,000 kg contains how many significant figures? 12,000 kg contains how many significant figures? 12,000 kg, याद रखें kg हो तो इस बात की ज़मानत नहीं है कि लीस्ट काउंट 1 है. इसको क्लियरली सुने, kg अगर हो तो ये इस बात की ज़मानत नहीं है कि इसका लीस्ट काउंट 1 है. मैं आपको सिंपल रूल बता रहा हूँ. जब भी लीस्ट काउंट गिवन नहीं होगा, इसको गौर से सुने, जब भी लीस्ट काउंट गिवन नहीं होगा तमाम के तमाम जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट होंगे. जब भी लीस्ट काउंट गिवन नहीं होगा तमाम के तमाम जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट होंगे. सर आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? सिंपल, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ एंड दैट इज 1200 kg, 12,000 kg. मैंने फॉर एग्जांपल इसका लीस्ट काउंट 1 kg लिया है. क्लियर? अगर मैं इसका लीस्ट काउंट 1 kg लूँगा तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे. 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. क्लियर? अब मैं किसी को नहीं बता रहा कि इसका लीस्ट काउंट 1 है. क्लियर? वो मशहूर सी बात है कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा. तो मैं नहीं बता रहा कि इसमें 1 kg जो है वो लीस्ट काउंट है. और मैंने अगले एक क्लास में जाके रीडिंग ऐसे लिख दिए हैं. मैंने kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, 1 2 3 ग्राम, और उनसे पूछ रहा हूँ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उनको इसका नहीं बता रहा. तो वो कह रहे हैं कि सर ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सर इसमें तो 8 सिग्निफिकेंट फिगर है. अच्छा, फिर मैं एक और क्लास में जा रहा हूँ, उनको भी नहीं बता रहा और उनको ये रीडिंग लिख रहा हूँ. क्लियर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसको मैंने माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है. क्लियर? इनसे कह रहा हूँ कितने सिग्निफिकेंट है, तो वो कह रहे हैं सर 11. फिर अगले में जा रहा हूँ नैनो, कितने हैं 14. अगले में जा रहा हूँ पीको, कितने 17. इसका तो ये मतलब हुआ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स तो मेरे पेन में छुपा हुआ है. ये पेन है, बस मैं इसमें यूनिट चेंज करता जाऊंगा, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होते जाएंगे. नो, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस. क्लियर? तो जब भी आपको लीस्ट काउंट गिवन ना हो, जब भी लीस्ट काउंट गिवन ना हो, याद रखें तमाम के तमाम जीरोज क्लियर कट नॉन सिग्निफिकेंट है. क्लियर? गुड. नाउ साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस इज सिंपल. आप पॉइंट यहाँ से लेके आएंगे 1 की तरफ, 1 2 3 4, -4 इज द 1 किलोमीटर क्यूब. किलोमीटर में कितने हैं? ये पावर जो है, जब भी ये रूल है, जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो प्रीफिक्स पे भी अप्लाई होगा. प्रीफिक्स में 3 है और पावर भी 3 है, तो 9 जीरोज आ जाएंगे. तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट है 169 में. क्लियर? 178 में याद रखें, जब भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट, जब भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कंटेन्स कितने सिग्निफिकेंट? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट. कांस्टेंट जब भी आएंगे, देखें आपसे कोई एक बंदे से कोई पूछता है कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, तो वो ये तो नहीं कहता कि मेरे 3-4 बच्चे हैं, वो कहता है 3 बच्चे हैं. दिस 3 इज कांस्टेंट, दिस 3 इज नॉट रीडिंग. आपके मुल्क के कितने वजीर आजम है? वन प्राइम मिनिस्टर. दिस 1 इज श्योर एंड दैट इज कांस्टेंट. आपसे कोई पूछता है कि आप के जेब में, आपके हाथ में कितने एप्पल्स हैं? 5. दिस इज कांस्टेंट, दिस नॉट रीडिंग. तो जब भी कांस्टेंट चीज़ होगी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो क्या होंगे? वो इनफाइनाइट होंगे. चलिए मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ. मेरे क्लास में जो है फॉर एग्जांपल 73 स्टूडेंट्स हैं. क्लियर? मैंने वर्नियर कैलिपर के ज़रिए मैंने खुद मैयर किए हैं, 73 आ गए हैं. क्लियर? 2 सिग्निफिकेंट. मैंने वर्नियर कैलिपर के ज़रिए मैयर किए, वर्नियर कैलिपर थोड़ा सेंसिटिव है,
तो वो मुझे बता रहा है कि भाई यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं है, हाफ बंदा नहीं है, किसी का हाथ पाँव एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। सो 73.0 क्लियर। तो वो मुझे कितने रीडिंग दे रहे हैं 3। मैं एक और सेंसिटिव डिवाइस ले रहा हूँ, एक और सेंसिटिव डिवाइस क्लियर। तो मुझे 4 कह रहा है। मैं नासा से रुजू करूँ या रिपोर्ट या एक्सेट्रा एक्सेट्रा वट एवर जो भी हो, लेकिन मैं उसको मज़ीद सेंसिटिव बना रहा हूँ और ये हो रहा है क्लियर। मैं एक ऐसे बंदे से रुजू करता हूँ जिसको जिन भूत भी नज़र आते हैं इस क्लास में, तो वो कहता है कि भाई किसी किस्म का बंदा यहाँ पे 73 के अलावा नहीं है। एंड दैट शोज हिज कॉन्फिडेंस, दैट शोज द डिवाइस कॉन्फिडेंस, दैट शोज द स्क्रू गेज कॉन्फिडेंस, दैट शोज द वर्नियर कैलिपर कॉन्फिडेंस। वर्नियर कैलिपर रीडिंग मेयर काउंटिंग नहीं करता है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर एक ऐसा डिवाइस आ जाए जो अच्छी तरह से काउंटिंग कर सकता है, वो भी 73 मेयर करेगा। तो जिसके पास भी हम जाएंगे ये आंसर ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कहाँ तक जाएगा जी? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी? जिनके 2 यूनिट्स बराबर हैं वो डायमेंशनलेस हैं। एनर्जी और वो दोनों के यूनिट्स बराबर हैं, डायमेंशनलेस। क्लियर? इफ देयर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ 0.1% देन द एयर वॉल्यूम इज 0.3%। अच्छा, इसको चेक करें। ये तमाम चीज़ जो है दैट इज एक्चुअली थीटा। ये तमाम चीज़ जो है ये थीटा है क्लियर। और जो थीटा जो है वो डायमेंशनलेस है क्लियर। तो हम क्या करेंगे? ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। तो इसके बराबर है के एक्स इज इक्वल टू m0 l0 t0। हमें के चाहिए, यस के चाहिए, एक्स डिवाइड हो जाएगा, नो डायमेंशन पे एक्स डिवाइड हो जाएगा क्लियर एल। तो इसका मतलब है m0 l-1 t0। यस, दिस इज द आंसर। Okay, if the magnitude of vertical component is half of its resultant, the angle made by resultant with x-axis is 30 degree। एक बात याद रखें, अगर परपेंडिकुलर रिजल्टेंट के हाफ हो, परपेंडिकुलर रिजल्टेंट के हाफ हो तो एंगल 30 होगा। बेस रिजल्टेंट के हाफ हो तो एंगल 60 होगा। परपेंडिकुलर रिजल्टेंट के हाफ हो एंगल 30 होगा, बेस रिजल्टेंट के हाफ हो एंगल 60 होगा। क्लियर? ओके, विच एक्सप्रेशन यूजिंग एस आई बेस्ड यूनिट इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट। ऑलरेडी हमने वोल्ट डिस्कस भी किया है तो इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, नाउ इन तमाम MCQs में अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप FCA के पेज पे भी उसको मेंशन कर सकते हैं और मेरे साथ भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म का इशू नहीं होगा। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।